हे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अंशुमन वेलकम करता हूं आपको एक बिल्कुल नई वीडियो में से। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो लास्ट लेक्चर था उसका अगला पार्ट। हमने, आपको याद होगा, लास्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स में मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी कुछ बेसिक्स सीखे थे, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को देखिएगा तो आपको और बेटर समझ में आएगी ये वाली वीडियो। इसमें हम लोग मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के आगे केस और एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक फॉर्मेलिटी भी डिस्कस करेंगे, तो जनरली कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक्स में इसको नहीं पढ़ाया जाता है। तो पहला केस हमारा बच्चों ये है कि कैसे हम लोग मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी डिटरमाइन करें ऐसे सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूशंस दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स या दो से ज्यादा अलग अलग सब्सटेंसेस या सॉल्यूशन से मिलकर बने हुए हैं। बहुत सिंपल सी इसमें आपको मैं ट्रिक दूंगा जिससे आप इसके न्यूमेरिकल्स भी बना पाएंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए पहला इसका केस लेते हैं, केस 1 लेते हैं बच्चों, जिस केस में व्हेन टू और मोर सिमिलर substances are mixed to form a solution। अब हमारा केस समझिएगा, दो या दो से ज्यादा केमिकली सिमिलर सब्सटेंसेस को हम मिलाकर एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब इसमें ये दो सब्सटेंसेस, दो एसिड्स हो सकते हैं, टू एसिड्स हो सकते हैं, चाहे उनकी बेसिसिटी डिफरेंट हो, इट्स डजंट अ मैटर। वो दो बेसिस हो सकते हैं स्टूडेंट्स, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बस वो केमिकली सेम होने चाहिए। तो ऐसे केस में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, और वो है, मान लीजिए हमारे पास जो सॉल्यूशन 1 है उसकी मोलैरिटी m1 है, उसकी मोलैरिटी m1 है, और उसकी वॉल्यूम बच्चों v1 है। इसी तरीके से जो हमारे पास सॉल्यूशन 2 है उसकी मोलैरिटी की अगर हम बात करें तो उसकी मोलैरिटी m2 है और उसकी वॉल्यूम स्टूडेंट्स v2 है। तो जो इससे हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी m3 निकालने के लिए हमें इन दोनों का सम m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2 करना होता है। अब इसको समझिएगा जरा, इसको समझने की जरूरत है बच्चों। ये केस आपको एक्चुअली क्या बता रहा है, ये केस बता रहा है कि अगर आप रिजल्टिंग सॉल्यूशन m3 की वॉल्यूम निकाल सॉरी रिजल्टिंग सॉल्यूशन की आप मोलैरिटी m3 निकालना चाहते हैं, तो जो भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं n1 और n2 के, उनसे आप टोटल वॉल्यूम से उन्हें डिवाइड कर दीजिए। फिर से समझिए व्हाट आई एम सेइंग। देखिए, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सबको पता है। अब अगर यहां से नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताइए। तो अगर हम इसको नंबर ऑफ मोल्स बराबर m1 v1 कर दें और इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 बराबर m2 v2 कर दें, तो मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ये फॉर्मूला बन गया। यानी कि हमारा एक फॉर्मूला यहां से आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया कि अगर आप रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालना चाहते हैं तो आप नंबर ऑफ मोल्स जो टोटल रह गए हैं, लेफ्ट हो गए हैं, उसको डिवाइड कर दो v टोटल इन लीटर। ठीक है, यहाँ लेफ्ट वर्ड हटा देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो नंबर ऑफ टोटल मोल्स अवेलेबल है, ज्यादा एप्रोप्रिएट लैंग्वेज होगी, जो नंबर ऑफ टोटल मोल्स अवेलेबल है उससे अगर आप टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो आपकी मोलैरिटी निकल के आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है बच्चों, जो आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा। अगर मैं इसके पहला नॉर्मेलिटी भी आपको समझाऊं तो नॉर्मेलिटी का भी सेम केस बनेगा, बस वहां पर आपको क्या लिखना होगा, वहां पे आपको नॉर्मेलिटी के लिए लिखना होगा जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट होंगे बच्चों, जो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट होंगे उसको अगर हम वॉल्यूम टोटल से डिवाइड कर दें लीटर में, तो हमारी फाइनल नॉर्मेलिटी निकल के आएगी, जिसे हम n3 से रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम जैसे मोलैरिटी का रिलेशन होता है वैसे ही नॉर्मेलिटी का रिलेशन होता है, बस फर्क क्या होता है, वहां आपका नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में आ रहा है, वहां पर ग्राम इक्विवेलेंट की टर्म्स में आएगा। तो ये हमारा केस हो गया जब दोनों सिमिलर केमिकली सिमिलर नेचर के सब्सटेंस हम लोग मिक्स करके एक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आपको ये चीज़ थोड़ी सी इजी लग रही हो तो आप 2x स्पीड करके इस कंसेप्ट को जल्दी जल्दी देखें, और अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है उसे समझिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। अब हमारा दूसरा केस है बच्चों, जिस केस में हम लोग दो ऐसे सॉल्यूशंस लेंगे जो बेसिकली एक दूसरे को रिएक्ट कर रहे होंगे या एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे होंगे। तो इस केस में हमारा केस 2 होगा व्हेन टू केमिकली डिफरेंट substances are mixed to form a solution। तो ऐसे केस में बच्चों हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ऐसे केस में हमारे को ऐसे ग्राम इक्विवेलेंट निकालने होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप 1, हमें फाइंड करना होता है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट के निकालने के बाद हम लोग को देखना होता है कि उनमें से लेसर ग्राम इक्विवेलेंट किसका है। जो लेसर ग्राम इक्विवेलेंट वाला सब्सटेंस होता है वो अपने ही नंबर के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट, जो भी या तो बेस होगा या एसिड होगा। मान लीजिए एक एसिड बेस का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एसिड है और उसके साथ में एक बेस है। तो अब मान लीजिए एक का ग्राम इक्विवेलेंट निकल कर आया, सपोज 2 ग्राम इक्विवेलेंट, किसी का निकल गया है 2 ग्राम इक्विवेलेंट, और मान लीजिए एसिड का निकल गया है 2 ग्राम इक्विवेलेंट और बेस का निकल के आया 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट। तो आप अपनी नॉलेज से इस चीज को समझिए कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होती है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो होती है, यानी कि बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट बेस, इसमें से भी 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट ही न्यूट्रलाइज कर पाएगा, लेकिन 1.5 इक्विवेलेंट तो ग्राम इक्विवेलेंट तो बच जाएगा। तो जो 1.5 ग्राम इक्विवेलेंट बच जाएगा बच्चों यहाँ पे, वो आपका सॉल्यूशन की जो टोटल वॉल्यूम होगी उसके रिस्पेक्ट में बचा रहेगा। अब अगर हम नॉर्मेलिटी निकालना चाहते हैं तो जो लेफ्ट ओवर है 1.5 ग्राम इक्विवेलेंट, उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करके नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। और एक बार नॉर्मेलिटी निकल जाए तो उसकी आप एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको, उसको आप एन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो आपको मोलैरिटी मिल जाएगी। मैंने आपको ऑलरेडी एक रिलेशन बताया था मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में। तो चलिए हम लोग इसी तरीके के क्वेश्चंस करेंगे आगे, जिससे आपको ये चीज बिल्कुल आइडिया लगेगा। तो स्टेप 1 है फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट, स्टेप 2 है डिटरमाइन अनन्यूट्रलाइज्ड या लेफ्ट ओवर ग्राम इक्विवेलेंट आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन या रिएक्शन, जो भी आप केस ले रहे हैं, ठीक है। और स्टेप 3 फाइंड नॉर्मेलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट लेफ्ट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, बट वो किसमें होनी चाहिए, लीटर में। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो भी हमारा नॉर्मेलिटी का केस या मोलैरिटी का केस हो एज पर द नीड। तो अब हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी लिखना हो तो नोट्स बनाते हुए आप इसको लिख लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ केसेस इसके डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के मीडियम से। कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले मोलैरिटी के ऊपर, कोर मोलैरिटी के ऊपर, फिर कुछ क्वेश्चंस हम नॉर्मेलिटी और फिर इनके मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं स्टार्ट। व्हाट विल बी द molar concentration of water in its 1 liter solution। क्वेश्चन समझिएगा, व्हाट विल बी द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इन इट्स 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर वाटर के सॉल्यूशन में उसकी मोलैरिटी क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे बच्चों, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वाटर की जो डेंसिटी होती है उसको हम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर मिलीलीटर कंसिडर करते हैं।
अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वाटर की वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 1 लीटर, जिसको हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। और आपको पता है कि जब डेंसिटी 1 है तो उस केस में मास और वॉल्यूम तो इक्वल होगा। तो अगर वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो मास भी 1000 ग्राम लिखा जा सकता है। और जब मास 1000 ग्राम लिखा जा सकता है तो आप इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है बच्चों, 1000। मोलर मास कितना होगा इसका, 18। मोलर मास इसका 18 डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ गया 55.55 मोल। अब नाउ आपको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 55.55 डिवाइड बाय 1 लीटर, यानी कि आपका आंसर हो गया 55.55 मोल। तो 1 लीटर वाटर सॉल्यूशन में 55.55 मोलैरिटी वाटर की अवेलेबल होती है, जो उसके नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल है। आपको मैं ऑलरेडी डेफिनेशन बता चुका हूँ कि अगर किसी की मोलैरिटी लिखी हुई है 2 मोलर, तो 2 मोलर का मतलब है कि 2 मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली यहाँ पर वाटर के 55.55 मोल 1 लीटर में अवेलेबल है, तो इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 55.55 मोलर। आई होप आई एम क्लियर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं इसी टाइप का। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 49 gram when dissolved in its aqueous solution till a volume of 250 ml। तो इसको आपको समझ में आना चाहिए। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ H2SO4, जो कि यहाँ पर सॉल्यूट होगा, जिसका वेट दे रखा है 49 ग्राम, व्हेन डिसॉल्व्ड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन टिल अ वॉल्यूम ऑफ 250 ml, यानी कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया गया है H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड का वाटर के साथ में, जिसकी वॉल्यूम होगी 250 ml। और इस 250 ml सॉल्यूशन के अंदर जो 49 ग्राम है वो आपका सॉल्यूट अवेलेबल है। आप यहाँ पर H2SO4 का मोलर मास निकाल सकते हैं। भाई मोलर मास H2SO4 का जब आप निकालेंगे तो मोलर मास इसका निकल के आएगा स्टूडेंट्स 98 ग्राम पर मोल। सल्फर का होता है 2 हाइड्रोजन का, सल्फर का होता है 32 प्लस 4 इंटू 16 4 से 64 64 प्लस 30 94 प्लस 2 96 प्लस 2 98 ही हो गया इसका, 98 ग्राम पर मोल। अब जब 98 ग्राम पर मोल हमारा मोलर मास आ गया बच्चों, तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के निकालने के लिए आपको जो उसका गिवन वेट है दैट इज 49 को डिवाइड करना पड़ेगा 98 से, आ जाएगा आपको 1/2। मोलैरिटी का फॉर्मूला 0.5 डिवाइड बाय 250 इंटू 1000 क्यों, क्योंकि हमने मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करा होगा। 250 से काट दिया हमने 4 टाइम्स, ठीक है, यहाँ से 4 टाइम्स कट गया और आपका आंसर आ गया 2.0 मोल पर लीटर। ये इसकी मोलैरिटी होगी। 2 मोलर सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम लोग का कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग बन रहा है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, मैं आपको कराता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है। जैसे आपको दे दिया व्हाट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज रिक्वायर्ड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म M/40 standard solution with 250 ml वॉल्यूम। क्वेश्चन तो पढ़िएगा जरा। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला आपको दे रखा है, इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म M/40 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन विद 250 ml वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, जब आप मोलर मास निकालेंगे ऑक्सैलिक एसिड का,
हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स होते हैं इसके, जब आप इसका मोलर मास निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 126 ग्राम पर मोल। ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉर्मूला लगाइए मोलैरिटी का। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास WB अपॉन मोलर मास, जो कि है 126 इंटू इसके अंदर आपको वॉल्यूम दे रखी है 250 इंटू 1000 और मोलैरिटी की वैल्यू दे रखी है बच्चों आपको 1/40। अगर हम इसको निकालने लगे, WB की वैल्यू हमें निकालनी होगी क्योंकि हमें वेट निकालना है इस केस में, तो वेट हमारा निकल के आ जाएगा WB इक्वल्स टू 126। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं 4 टाइम्स, ठीक है। तो 126 अपॉन 160, भाई ये 4 उधर जाएगा इस केस में मल्टीप्लाई में, है ना। तो ये बन जाएगा आपका 126 अपॉन 160, जो भी इसका ग्राम में आंसर आएगा that will be your final answer of the weight it is required to make m/40 standard solution of oxalic acid for 250 ml volume। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस बेसिकली करते हैं मोलैरिटी के ऊपर बेस। बहुत सिंपल क्वेश्चंस कराया मैंने। थोड़े से क्वेश्चन में अगर कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो डेंसिटी वगैरह के ऊपर बेस क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके थोड़े टिपिकल केस मैं एक और वीडियो में लूंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे संग बने रहिए, इसके सीक्वेंस से आप चलेंगे तो आपको कंसंट्रेशन टर्म्स की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी, किसी भी तरीके की कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप लोग मेरे संग जुड़ रहे हैं, मेरी जर्नी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही मेरे संग जुड़ते रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।